सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज का दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कल साइफर केस के बाद आज बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे से नाअहल करार देते हुए दोनों पर बशमूल 787 मिलियन का जुर्माना भी आयद किया गया है। गुज़श्ता बरस साबिक हुक्मरान इत्तेहाद PDM के 5 अरकान कौमी असम्बली की दरख्वास्त पर स्पीकर कौमी असम्बली ने बानी पीटीआई की बतौर वज़ीर आज़म नाअहली के लिए तोशाखाना रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को इरसाल किया था। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को नाअहल करार देने का फैसला सुनाने के बाद उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का रेफरेंस अदालत को भेज दिया था। रेफरेंस में इल्ज़ाम आयद किया गया था कि बानी पीटीआई ने तोशाखाना से हासिल होने वाले तोहफ़े फरोख्त करके जो आमदन हासिल की उसे अपने असासे में जाहिर नहीं किया। आइन के आर्टिकल 63 के तहत दायर किए जाने वाले रेफरेंस में आर्टिकल 62(1)F के तहत बानी पीटीआई की नाअहली का मुतालबा किया गया था, जबकि गुज़श्ता साल 5 अगस्त को इस्लामाबाद की अदालत ने बानी पीटीआई को तोशाखाना केस में 3 साल कैद की सज़ा सुनाई थी, जिसे बादअज़ा 29 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिया था। और आज बानी पीटीआई और उनकी अहलिया को 14 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है नैब कोर्ट की जानिब से, जिसके बाद इस फैसले की टाइमिंग पर भी तनकीद सामने आई। दूसरी जानिब हमारा माजी गवाह है कि इससे कबल भी वज़ीर आज़म और सियासी शख्सियात को सजाएं सुना जा चुकी हैं जब इलेक्शंस करीब होते हैं, जो बाद में आगे चलकर मुअत्तल भी कर दी जाती हैं। तो इस तमाम तर सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि बानी पीटीआई को सुनाई जाने वाली सज़ा और नाअहली का मुस्तकबिल क्या होगा। इस फैसले को हमारे पैनलिस्ट किस तरह से देख रहे हैं, मैं पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। नज़ीर लकारी साहब कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर दानिश हमारे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में, एहतशामुल हक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ज़ाहिर शाह शिराजी साहब पेशावर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मैं बढ़ूंगी इस फैसले की जानिब और किस तरह से देख रहे हैं हमारे पैनलिस्ट। डॉक्टर दानिश, आप किस तरह से देख रहे हैं आज के फैसले को और इसका जो पहले हमने देखा इसकी जो हिस्ट्री रही है केस में और फैसले जो सामने आए। बहुत शुक्रिया आपका आमना। तोशाखाना केस का जो केस है उस पर बहुत ज़ाहिर फैसले की बात आपने की है। मैं कानून और आइन के ऊपर जाऊँगा और माजी में कई वज़ीर आज़म ने भी तोशाखाना से चीज़ें ली, इन्होंने भी ली और कीमती तरीन चीज़ों को बेचा और पाकिस्तान की और इस ओहदे की बड़ी शर्मिंदगी हुई। ये एक अलग चैप्टर है, लेकिन जो फ़ैसला आया है वो फ़ैसला तोशाखाना का नैब ऑर्डिनेंस 1998-1999 के तहत आया है और इसमें जो है वो आइन जो आर्टिकल है नैब ऑर्डिनेंस का वो 9 जो जुर्म को बताता है और जो 10 है वो सज़ा को डिस्क्राइब करता है। तो जज बशीर ने नैब ऑर्डिनेंस के तहत इमरान खान को आर्टिकल 9 के तहत मुजरिम करार दिया है और 10 में 14 साल जो मैक्सिमम सज़ा थी वो दे दी गई और 10 साल नाअहलियत के ऊपर जो सवाल उठ रहा है कि ये क्यों, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में 5 साल है और तायात जो किया था वो गलत है। देखिए नैब ऑर्डिनेंस में 10 साल की सज़ा नाअहली मौजूद है, तो यहाँ पर तो कोई दूसरी चीज़ नहीं है। लेकिन जो सबसे अहम मसला है, जो अहम चीज़ आएगी वो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्योंकि 340 जो CRPC है 340 और 342 एक मुल्जिम की जिम्मेदारी है वो डिफेंस को अपने डिफेंस को जो है वो साबित करे और दूसरा जज की जिम्मेदारी है 342 कि वो तमाम एविडेंस की बुनियाद पर जो ट्रायल समरी होती है उसके ऊपर मुल्जिम से कहे कि वो उसका जवाब दे। लेकिन अगर ड्यू प्रोसेस में 340 या 342 नहीं होगा और आप उसको सज़ा दे दें, चाहे मुल्जिम ने उस वक्त नहीं दिया हो, और उसके लिए भी ये पॉइंट मौजूद है कि कई तरीक़े मौजूद हैं, तो अगर आपने सज़ा दी और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ 342 जिसके बारे में कहा है कि कंप्लीट नहीं किया गया, 340 जो कंप्लीट नहीं किया गया, इस लिहाज से कहा जाता है कि अगर ड्यू प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तो फिर वो सज़ा एपिलेट कोर्ट में खारिज कर दी जाएगी। उसकी मिसाल अभी करीब तरीन नवाज
शरीफ और मरियम नवाज साहिबा की है, जो ड्यू प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। और एक बहुत अहम बात वो ये है कि आइन का आर्टिकल 13 है, मैं उसे पढ़ भी देता हूँ, पहले पढ़ देता हूँ आपके सामने, आपके व्यूअर्स के सामने, फिर इसके ऊपर आपको बताता हूँ। देखिए, आइन का आर्टिकल 13 ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड और पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। यही चीज़ नवाज शरीफ साहब के केस में थे, जब सेम केसेस पे 3 प्रोसिक्यूशन हुई और 3 सज़ा दी गई थी, जो अदालत ने, हायर अदालत ने उड़ा के रख दिया था। यहाँ पर भी तोशाखाना केस पे ऑलरेडी जब ये केस आपके सेशन कोर्ट में आया और इस केस के ऊपर 3 साल सज़ा इमरान खान साहब को दे दी गई। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि मैं कानूनी नुकात यहाँ पे रख रहा हूँ एज ए तालिब इल्म। जब 3 साल की सज़ा उनको दे दी, जो सज़ा सस्पेंड हो गई, सज़ा ख़त्म नहीं हुई है, इस बुनियाद पर तोशाखाना केस पे दूसरी प्रोसिक्यूशन और दूसरी जो सज़ा दी है वो आइन के आर्टिकल 13 के खिलाफ है। और यहाँ पर एक बात बता दूँ, कोई नैब ऑर्डिनेंस, कोई रूल ऑफ लॉ, कोई CRPC, कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, कोई रूल ऑफ बिजनेस, कोई कानून भी आइन से बड़ा नहीं है, आइन सुपीरियर है। तो इस वक्त मैं यहाँ पर क्लियर बोलना चाहता हूँ कि अगर मैं आइन को देखता हूँ तो तोशाखाना केस के ऊपर 2 प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती। आइन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा। आज बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशन लॉयर भी ये कहते हैं कि 2 प्रोसिक्यूशन नहीं होती। तो इस लिहाज से ये केस सेम नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा वाला बनता है। और जब ये एपिलेट कोर्ट में जाएगा तो मैं एज ए तालिब इल्म ये समझता हूँ कि आइन के आर्टिकल 13 के तहत ये सज़ा भी वहाँ फारिग हो जाएगी, मुअत्तल हो जाएगी। एहतशाम साहब, आप भी समझते हैं कि ये जो सज़ा ये टिकने वाली नहीं है, ये वहाँ पे रुकने वाली नहीं है, स्ट्रक डाउन हो जाएगी? नहीं, मेरा ख्याल है मैं डॉक्टर साहब से थोड़ा इख्तलाफ करूँगा। पहली तो बात यह है कि सेम केस तो है, लेकिन इसको देखना चाहिए आमना के 1.5 माह पहले नैब ने फ्रेश रेफरेंस दाखिल किया था, इसलिए आप उसको उसके साथ नहीं कह सकते कि जो पहले सज़ा हुई थी जिसको स्ट्राइक डाउन किया गया था या रोक दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, वो वैसा ही है। ये बड़ी चालाकी से काम किया गया था, उनको भी पता था कि ये दोबारा इसी केस को हम नहीं ले जा सकते, तो लिहाजा ये मेरा ख्याल है समझ आ जानी चाहिए बात। दूसरी बात मेरा ख्याल है आमना जो बहुत ज़्यादा अहम है, जो कल भी हम सब ने बात की थी, अफसोसनाक बात है, किसी को खुशी नहीं है। सियासी लोग जब जेलों में जाते हैं तो किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब क्या करें, हमने पाकिस्तान में यही देखा है कि सियासी केस हम जो देखते हैं वो शवाहिद की बुनियाद पे नहीं उनके फैसले होते, वो तो हालात के मुताबिक किए जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि अदालतें आइसोलेशन में फ़ैसले नहीं करती, अब राइटली और रॉन्गली, विटिंग और विटिंगली वो ज़मीनी हक़ाइक़ को भी देख रही होती हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात अहम है जो इस केस के हवाले से मेरा ख्याल है, जो एक तो बिलावल भुट्टो ने भी कहा कि इनके वकला ने इनको मरवा दिया है, केसेस में गए नहीं, सही केस लड़ा नहीं, वो अपने जिस तरह से कर रहे हैं अपना इलेक्शन जीतने के चक्कर में कुछ गलतियाँ इनसे भी हुई, हेस्ट में ये किया गया, इसको आराम से भी किया जा सकता था, जल्दबाजी भी अपनी जगह। लेकिन बात यह है आमना के 108 तोहफे थे, उसमें से 58 तोहफे इन्होंने रिटेन किए, मियाँ बीवी ने रखे अपने पास और उनको डिक्लेयर नहीं किया, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया। फिर यह है कि उसको जो FBR में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं वहाँ नहीं शो किया। और उससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इन्होंने अकाउंट नंबर दिया था कि ये पैसा जो हमने ख़ास तौर पर 2 तोहफे, एक बहुत जो कस्टमाइज घड़ी थी MBS ने दी थी और एक ज्वेलरी सेट, वो कहते हैं कि जी हमने स्टेट बैंक के फलां अकाउंट में जमा कराया, तो स्टेट बैंक ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने अदालत को बताया था कि इस अकाउंट में एक पैसा भी नहीं पड़ा हुआ, लिहाजा वो पैसा किधर गया ये किसी को नहीं पता। अब अगली बात यह है जो ज़्यादा मेरा ख्याल है ख़तरनाक है, आप लाख इख्तलाफ करें, पाकिस्तान में जब क्रिमिनल केसेस में ये होता है हमना कि ये क्रिमिनल केस है, ये हमें याद रखना चाहिए, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब जाएगा तो 1 साल से 1.5 साल का इसमें अरसा लग सकता है। बाकी केसेस में तो आप देखने, पहली तो बात है कि अपील कब लगेगी, कैसी होगा। ये क्रिमिनल केसेस की मैं वकला से सुन रहा था, वो बातें कर रहे थे कि 1.5 साल का पीरियड लग सकता है। और एक देखें एक मुश्किल आ गई, और फिर जो हम चाह रहे थे, लोग चाह रहे थे इनके सपोर्टर के शायद इलेक्शन से पहले ये सस्पेंड हो जाएगा, फैसला इनके लिए आसानी होगी। मेरा ख्याल आसानी नहीं होगी, मुश्किलात होगी। और ज़ाती तौर पर मैं कहूँगा अफसोस होने के साथ साथ ये अपनी हिकमत अमली, नाक़िस हिकमत अमली थी, जिसकी वजह से इनके लिए मसाइल पैदा हुए। जी लगारे साहब, ये आप समझते हैं कि ये जिस तरह से बाकी तहरीक इंसाफ के वकला कह रहे हैं कि 14 सेकंड में ये केस उड़ जाएगा, इस केस में कुछ है नहीं, इस फैसले को आप वैसे कैसे देख रहे हैं? मेरे ख्याल में किसी भी मामले में जो कानूनदान है, जो वकील है, जिसने
किसी का काउंसल बनकर कोर्ट ऑफ लॉ में पेश होना है, उसको एक तो मिसलीड नहीं करना चाहिए और कानून के मुताबिक जो सूरत है वही बतानी चाहिए। एक रेफरेंस दाखिल किया गया और मुख्तलिफ चीज़ें हासिल की गई थी। मुझे नहीं मालूम कि उससे पहले जो केस किया गया था सिविल कोर्ट में, एक केस किया था और जिसके ऊपर सज़ा हुई थी 3 साल की, उसमें कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया और इस नए रेफरेंस में, और ये फ्रेश रेफरेंस दाखिल किया गया था। और अगर इस पर ऑब्जेक्शन तो वही लगा सकते थे ना, पहले उसी कोर्ट में ये ऑब्जेक्शन ला सकते थे कि जनाब ये इस पर तो हम ट्रायल भुगत चुके हैं, हम सज़ा भी काट चुके हैं, सज़ा भी हमें दे दी गई है और जो हाई कोर्ट ने मुअत्तल भी कर दी है। अब ये नए सिरे से ये ट्रायल क्यों हो रहा है और ये क्यों रेफरेंस दाखिल हुआ है, तो इस पर तो वो वकला बड़े सीनियर वकला थे जो पेश नहीं हुए अदालत में। सबसे बड़ी बात यह है, मुझे जिस बात का अफसोस और मलाल है वो ये है कि जिन्होंने डिफेंस करना था उन्होंने डिफेंस नहीं किया। देखें, ये कोई खुशी की बात नहीं है, किसी भी सियासी लीडर को सज़ा होना जो है ये किसी के लिए खुशी की बात नहीं हो सकती है। हमने उस वक्त भी कहा था और अब भी ये कहते हैं कि जनाब इन चीज़ों के बारे में जो कानून के जिन लोगों ने दिफा करना वो दिफा तो करें ना अपना, जाकर उस सारी सूरत हाल में। फिर आप ये तो आपका वो राइट रहेगा ना, अपील में जब जाएंगे जनाब हम तो पेश हुआ, हमारी बात नहीं सुनी गई, और वो आमदन इसको जो है वो अवॉइड करते रहे। दूसरी बात यह है कि आइन का आर्टिकल 10 ये कहता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होना चाहिए और लाजमी है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो। इसको भी जाहिर जब अपील में जाएंगे तो देखा जाएगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत हुआ है कि नहीं हुआ है। और वैसे भी नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड, और अगर उनका आखिरी बयान जो था वो फाइनल था और उसी के तहत सज़ा होनी थी तो नहीं सुना गया। कल जो सज़ा हुई थी शाह महमूद कुरैशी साहब को तो उसमें भी ये हुआ था, लेकिन क्या पूरी प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर वो मौजूद रहे हैं और तमाम चीज़ें उनके सामने रही हैं और उनके दिफा भी उस वक्त तक तो दिफा भी किया जा रहा था, ये तो आखिर में बिल्कुल जब देख लिया और जब ये बातें मीडिया में आने लगी कि जनाब सज़ा का वक्त करीब है तो फिर उन्होंने दिफा ही छोड़ दिया। मैं कहता हूँ कि दिफा छोड़ देना जो है वो मुनासिब नहीं था, उन्हें दिफा का हक़ इस्तेमाल करना चाहिए था और एक सियासी लीडर को सज़ा की तरफ जाने से बचाने के लिए, ताकि वो आकर सुरखरू होकर कहते ना, अब एक ग्रुप की सूरत में जाकर खड़े हो जाते और कहते कि जनाब हम गए थे दिफा के लिए, हमें तो मौका नहीं मिला है और हमने दिफा भी दिया, हमने ये बात भी पेश की, हमने ये भी बता दिया था, ये नुकात भी हमने पेश कर देते, हमारी सुनी नहीं, या ये कि उनको देखा नहीं गया, कंसीडर नहीं किया गया। अपील में भी तो आपके पास एक मजबूत ठोस जवाब मौजूद होता कि आपने बात पेश की मगर सुनी नहीं गई। तो अब मेरा ख्याल है कि एक बहुत मुश्किल सूरत हाल है। ठीक है, और ये इलेक्शन तो हो ही जाएंगे, लेकिन इलेक्शन के असरात पर शायद कोई आप अलग सवाल करें तो हम इस पे हम अलग से पूछेंगे। ज़ाहिर शाह शिराजी का इस पे टेक ले लेते हैं कि वो आज के वर्डिक्ट को किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मैक्सिमम सज़ा दी गई है जो नैब के ऑर्डिनेंस के मुताबिक। तो शाह साहब आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जैसे नज़ारी साहब ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा, उन्होंने बड़ी टेक्निकली तमाम लीगल उसके एस्पेक्ट पे बात की और शाम साहब ने भी बड़े की पॉइंट्स उठाए। जो मेरे नजर में एक चीज है, देखिए पाकिस्तान के अंदर अदालतों का निज़ाम आपके सामने है और मेरे ख्याल से बदकिस्मती ये है कि जहां हमारी अदालती निज़ाम का नंबर है, इस तमाम जो मामले को वो एक तरफ रखे, लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि सजा वैसी देनी है और बानी चेयरमैन जो तहरीक इंसाफ के उन्हें इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखना है, तो मेरे ख्याल में फिर इसमें चाहे कवानीन जिस तरीके भी तरफ भी इशारा करे, मेरे ख्याल में ऐसा ही होना था। एक तो ये एस्पेक्ट है, ये शायद जज्बातियत के ऊपर मबनी नहीं होगा या जो पीटीआई के लीडरशिप है वो इसी तरह सोचती होगी, लेकिन एक उनकी अपनी गलतियां वाकई हैं कि ड्यू कोर्स ऑफ लाइन जो है वो क्यों अडॉप्ट नहीं की गई, इब्तिदा में जो है क्यों प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं किए गए। लेकिन मेरे ख्याल में इतना अंदाजा उनको था कि शायद ये 2 केसेस जो बनाए गए थे उसी के अंदर उनको जो है किसी भी तरीके से नाअहल भी किया जाएगा और उन्हें जो है वो निकालने की भी कोशिश की जाएगी। दूसरा, अब देखिए आगे जो हायर अदालतें ये अपील में जब जाएंगे वो वाकई तमाम चीजें देखी जाएंगी। आप उसको आर्टिकल 13 भी देखा जाएगा, 10 भी देखा जाएगा और आपके जो CRPC 42, 43 की बात डॉक्टर साहब ने की, वो तमाम चीजें अपनी जगह रहेंगी। लेकिन फैसला करने वाले मेरे ख्याल में वही जजेस हैं और अगर जमीनी हकायक को देखा जाए तो नवाज शरीफ साहब के वक्त में जो फैसले हुए, इससे पहले किस तरीके से उनको नाअहल किया गया। अब अगर वाकई ऐसा फैसला हुआ है कि तहरीक इंसाफ बानी चेयरमैन है, उन्हें इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखना है,
तो मेरे ख्याल में ये सियासी जमातों के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि जिस वक्त कानून चाहेगा वो जिस तरफ मोड़ा जा सकता है और उनको टारगेट किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में इस बात को सोचना होगा कि आया जो पॉलिटिकल प्रोसेस है पाकिस्तान के अंदर, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए हम बात करेंगे कि नहीं, हम नजरिया जरूरत के तहत किसी भी सियासतदान को किसी भी केस के अंदर फंसाकर किसी भी तरह की सजा दे सकते हैं। आप 4 साल 3 साल मेरे ख्याल में यही खान साहब होंगे, बड़े बाइज्जत बरी भी हो जाएंगे अगर हालात उस वक्त चाहेंगे तो। ये बड़ी एक अहम चीज है और मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी है कि बाकी अगर अदालतें हैं, अदालतों को आजाद भी होना चाहिए, उनके फैसले भी आजाद होने चाहिए और मेरे ख्याल से जरूरत के तहत नहीं होने चाहिए कि उन्होंने इस वक्त किसके कहने पे क्या, जरूरत के तहत नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा एक सवाल ये कि अब जिस तरह से हम देख रहे हैं सारी सिचुएशन बन चुकी है, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये कहा जा रहा है कि जी उनकी सियासत को किस हद तक नुकसान पहुंचेगा, इस जो एक के बाद दूसरा फैसला है, किस तरह से देख रहे हैं सियासत को नुकसान पहुंचेगा बानी पीटीआई की? ये सवाल आपने मुझसे किया है? जी डॉक्टर साहब देखिए, ये अब जाहिर है अभी बड़ी ज़बरदस्त अच्छी बात की आपके ये जो शिराजी साहब हैं, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को पॉलिटिकली, एक तो कानूनी तौर पर मैंने पहले ही कह दिया था कि क्योंकि आपने सवाल ऐसा किया है कि उसका कानूनी जवाब दूं और मैं कानून, आइन, आर्टिकल को कोट कर रहा हूं। अगर उसका कोई रिप्लाई है तो वो भी आइन, कानून और आर्टिकल को कोट कर दे उसके मुकाबले में, तो अच्छा है, मेरी भी इस्लाह हो जाएगी। बाकी ये कह देना कि ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये तो मेरा ख्याल है इसकी कोई अहमियत नहीं बनती। अब दूसरी बात जो आपने पूछा है कि देखें किसी भी सियासी जमात का, और उस वक्त जब उनके जो हैं वो इलेक्शन इतना करीब हो और उस वक्त उसके कायद को, यानी उसकी जो लीडरशिप है उसको अगर आप एक सज़ा हुई और उसके बाद 10 साल के बाद दूसरे दिन उसको 14 साल की सज़ा हुई, तो उसका इम्पेक्ट तो आएगा, जाहिर है वो लोगों पर उसका असर होगा, उनके वोटर पे असर होगा, उनके कारकुन पे असर होगा, उनकी जो मुख्तलिफ लीडरशिप हैं उस पे असर होगा, वो एक प्रेशर बिल्ट होगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आइदर इसके लिए वो मेंटली तौर पर पहले तैयार थे, जैसे कि ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की तरफ से कि जी मुझे सज़ा हो जाएगी, या इनके लीडर्स कहते थे मीडिया में बैठ के कि इमरान खान को ये निकलने नहीं देंगे सज़ा, तो पहले से वो तैयार थे। आया वो अपने वोटर्स को इतने कम दिनों में इस बात पे कायल कर सकेंगे कि आया ये सज़ा है, लेकिन ये सज़ा ऐन कानून के मुताबिक नहीं है और ये एपीलेट कोर्ट में, जैसे उनके एक बहुत अहम वकील ने कहा, क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर अपील करना होता है। अब 1.5 साल में यहाँ तो आपके जो अपील का सिलसिला है, अगर बेनज़ीर का मरियम का देखा जाए या नवाज शरीफ साहब को देखा जाए, तो वो तो आने के बाद हुआ और किस तरह हुआ वो भी आपको पता है और कितना अरसा चला। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा भी हुआ है कि अपील लगी है और उसका फ़ैसला फौरी तौर पर आ गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब जो इस वक्त सज़ाओं में इस वक्त हैं, और नो डाउट कानूनी सज़ा है और इससे निकलने का भी कानूनी तरीक़ेकार है, तो उस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि उनके वोटर्स पे, हाँ, एक जो मैं हमेशा कहता हूँ और मैं देख रहा हूँ कि अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया सामने कि ये सज़ा नहीं है बल्कि विक्टिमाइजेशन है, ये सज़ा नहीं है बल्कि ये जिस तरह शिराई साहब ने कहा कि सियासी तौर पर इनको आउट करने की कोशिश की गई है, ये सज़ा नहीं है बल्कि पीटीआई को इलेक्शन से रोकने की कोशिश की गई है। अगर ये चीज़ें डेवलप हुई तो मैं समझता हूँ कि फिर इनका वोटर्स जो है वो ज़्यादा चार्ज होगा और सिंपैथी वोट इनको ज़्यादा पड़ेगा। लगारी साहब, नहीं, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, इसलिए कि मैंने बहुत अफसोस है मुझे, मैंने देखा है कि लोगों की विल जो है वो टूट रही है और उनको ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब ये खेल ख़त्म है। इस इलेक्शन में तो लोगों ने ये समझ लिया है कि जनाब अब इसको तो भूल ही जाएं, और जिस तरह से PMLN के साथ हुआ था, PMLN जो है वो समझा जा रहा था कि जनाब नवाज शरीफ को सज़ाएँ होंगी और सज़ाएँ हुई, और उसके बाद जो है उनका वोट बैंक भी टूटा, लोगों के अंदर मायूसी भी फैली, और मेरे ख्याल में इस जज्बाती वोटर जो है पीटीआई का, उसके अंदर एक जज्बाती कैफियत मौजूद है और उस जज्बाती कैफियत में मायूसी जो है वो बहुत ज़्यादा घर कर चुकी है। और इस हाईली डिप्रेशन में मैंने ये जुमले सुने हैं कि यार क्या फ़ायदा, नहीं जाएंगे यार, क्या 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 होगा, फिर होगा क्या।
फिर क्या होगा। और मुझे नहीं मालूम क्या और कोई केसेस हैं इस अरसे में, कोई और फैसले भी आने वाले हैं इन्हीं दिनों में, तो उसके असरात और ज़्यादा शदीद हो सकते हैं। जी एहतशाम साहब, आप भी समझते हैं कि वोटर्स में मायूसी होगी, पीटीआई का वोट बैंक मुतासिर होगा, सियासत को नुकसान पहुंचेगा इन फैसलों के बाद? देखिए, दो चीज़ें आमना हो सकती हैं। एक तो जो लगारी साहब कह रहे हैं कि मायूसी होगी तो हो सकता है घर से ना निकले। दूसरा ये भी हो सकता है कि उसे गुस्सा आए, वो कहे कि मेरे लीडर के साथ ज्यादती हो रही है तो पहले नहीं जाना, तो मैं ज़रूर पोलिंग वाले दिन जाऊंगा, वोट डालूंगा। तो ये कुछ भी हो सकता है। देखिए, अभी हम सब जो बात कर रहे हैं, हम ना अफसोस का इज़हार कर रहे हैं। मसला ये है कि ये सियासी लोग जो हैं, अभी नवाज शरीफ साहब ने एक ही मतीउल्लाह जान से इंटरेक्शन हुआ था, चलते चलते अदालत से पूछा उन्होंने, मतीउल्लाह जान ने नवाज शरीफ साहब से कि जी आप क्या देख रहे हैं जो इनकी सज़ा या इनके जो केसेस हैं। अब इस पर कोई सियासी जवाब नहीं आया। एक जुमला नवाज शरीफ साहब ने कहा कि भाई जो वो करते रहे वो तो वो भुगतना चाहिए ना उनको। अब मुझे बताएं, यही चीज़ माजत के साथ बानी पीटीआई का रवैया है, यही नवाज शरीफ साहब का है। हाँ, बिलावल और जरदारी साहब आप लाख उन पर और कुछ बातें करें, उनका रवैया नहीं है। वो सही मानों में सियासी नुक्ता रखते हैं। वाकई जेल उनके ज़माने में कोई जेल में नहीं था। अब अगला सवाल ये है आमना कि हम क्या अपनी गलतियों से सीखने के लिए तैयार हैं। आमतौर पे कहा जाता है कि गलतियां भांज नहीं होती, वो अंडे बच्चे देती रहती हैं। और फिर कहते हैं कि गलती बड़ी तबाही लाती है। उससे बड़ी गलती जो है ना वो तबाही इसलिए लाती है कि जब आप किसी बात पे स्टैंड ले लेते हैं। तो अब बानी पीटीआई के मसाइल इस तरह के तो रहे हैं ना। अभी आप मुझे बताएं, सारे लोग उनको समझाते रहे कि आपने एक वक्त में सबसे लड़ाई लड़ी, सियासी जमातों से, अदारों के साथ लड़ाई लड़ी। आपने कितने वाक़यात हैं जिनमें आपने कहा कि शायद मेरा पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड कर जाएगा अगर मैंने ओपोजिशन के लोगों से हाथ मिलाया, तो उसका भी नुकसान हुआ। अब आलम यह है कि इनके लोग कह रहे हैं कि जी ठीक है, वो पैगाम दे रहे हैं कि मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलना चाहता हूँ, वो मिलने के लिए तैयार नहीं है। रऊफ हसन साहब जो हैं वो कह रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, कि जी ना अपना क्या कहते हैं, नवाज शरीफ साहब से भी मिलने के लिए तैयार हैं नवाज शरीफ साहब। अब मतलब है कि ये इतने देर के फैसले इनको कहाँ से कहाँ ले गए। अब ज़ाहिर शाह साहब, वो कहते हैं कोर्स करेक्शन होना चाहिए। ठीक है, कोर्स करेक्शन होना चाहिए। ज़ाहिर शाह साहब, आप कैसे देख रहे हैं, किस हद तक आप देख रहे हैं कि ये अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल इलेक्शंस में कुछ दिन रह गए हैं, केसेस के फैसले? देखिए, ये तो बड़ा विजिबल है, इलेक्शन पे तो असर शायद उसका हो ही गया है। और जैसे शाम साहब और लगारी साहब ने कहा, ये डबल एज शॉर्ट टाइप का डिसीजन है, किसी तरफ भी जा सकता है, वोटर निकल भी सकता है। और जैसे आज हमने देखा है, मोटिवेशनल किस्म की जो है वो वीडियो मैसेजेस सर्कुलेट किए गए कि जनाब उनके लीडर को सजा हुई है तो हमें 8 फरवरी को बाहर निकल के उनको काउंटर करना होगा। तो ये एक मैसेजेस भी इनसाइड पीटीआई की सोशल मीडिया पे और उनके ग्रुप्स के अंदर चलने शुरू हो गए। तो देखिए, एक बड़े मजे की चीज है, पाकिस्तान के अंदर सियासतदानों को पाकिस्तान का दर्द और दुख और अवाम का दर्द उस वक्त होता है जब वो अपोजिशन में होते हैं, चाहे वो बानी पीटीआई थे, चाहे वो नवाज शरीफ साहब थे, या इससे पहले जो भी पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार के अंदर बादशाह रहे हैं। जब वो पावर पे होते हैं तो मेरे ख्याल में सबसे स्टबर्न रवैया उनका होता है। वो उस वक्त तमाम घरों को भी अकाउंटेबल करने के लिए तैयार होते हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी जो है लड़ने के लिए तैयार रह जाते हैं, वो अदलिया को भी अपने पांव के नीचे लाना चाहते हैं। लेकिन जब पावर जाती है तो मेरे ख्याल में उनको रियलाइज होता है कि शायद बहुत बड़ी गलतियां उन्होंने की है। तो मेरे ख्याल में गलतियों से पाकिस्तान के बिल्कुल ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि जब सियासतदान हम देखते हैं कि जब इक़्तिदार में होते हैं तो वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन चीज़ों की तरफ उनकी तवज्जो होती है। आज इसी से रिलेटेड बड़ी इंटरेस्टिंग बात बिलावल भुट्टो ने अपने जलसे में की। क्या उन्होंने आज रिकमेंड किया है, क्या मशवरा दिया है सियासतदानों को? ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। इंतखाबात का मौसम है, मुल्क भर में हम देख रहे हैं सियासी सरगर्मियाँ अपने अरूज पर पहुँच चुकी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में जलसे जुलूस भी हम देख रहे हैं। ऐसे में बिलावल ने आज मालाकंड में जो तकरीर की है, उनकी जो तकरीर थी उसमें आज नया क्या था, पहले वो आपको सुनाते हैं। इंतकामी सियासत के हवाले से हम सुनते आए हैं कि हर दौर में इंतकामी सियासत ली जाती है जिसकी वजह से एक पार्टी को कॉर्नर कर दिया जाता है। क्या जो बिलावल ने अभी कहा है कि तमाम सियासी जमातें तय कर लें कि हमने सियासत को सियासत ही रखना है, क्या इस तमाम तर सूरत हाल में हम देख सकते हैं कि हमारे मुल्क में ये मुमकिन है इंतकाम की सियासत का खात्मा? ये सवाल लेकर मैं अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूंगी। लगारी साहब, आप समझते हैं कि ये हो सकता है, ऐसा होगा कि पार्टी से एक पेज पर आएंगी कभी? मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा होना चाहिए। और ये पुरानी बीमारी है, नई बीमारी नहीं है कि सियासत को ज़ाती दुश्मनी में बदल दिया जाता है।
ये पाकिस्तान बनने के बाद से ये सिलसिला चल रहा है। और जब ये कहा जा रहा था कि भुट्टो को कोहाला के पुल पर फांसी देंगे, हो सकता है उनकी नीयत थी या नहीं थी, क्या था, लेकिन एक सियासी नारा बनाया गया था। और वही एयर मार्शल असगर खान थे कि जो बाद में MRD का हिस्सा जाकर बने थे, जाकर वो खुद जाकर उसका हिस्सा बने थे और वो जाकर बैठे थे बेगम नुसरत भुट्टो के साथ। वो जाकर बैठे थे। सरदार शेरबाज मज़ारी फांसी के वक्त उनकी क्या पोजीशन थी ये कोई नहीं जानता है, लेकिन वो फांसी के हक़ में नहीं थे। मुझे ज़ाती तौर पर उन्होंने कहा था कि मैंने ताज़ियत का ख़त भेजा है बेगम नुसरत भुट्टो को। लेकिन फिर क्या हुआ था, देखिए उस वक्त के लोग शायद मेरे ख्याल में बड़े लोग थे, और वो ये हुआ था कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी हो चुकी थी, उसके बाद वो लोग जो जनरल ज़िया की काबीना में बैठे हुए थे, वो लोग चल कर गए उनके पास कि चलें अब जमहूरियत की बहाली के लिए मिल जाते हैं। तो बेगम भुट्टो ने दिल बड़ा किया, अपने दरवाजे खोल दिए, उन्होंने कहा आए बैठें, हमने पाकिस्तान को जमहूरियत की तरफ ले जाना है, आए बैठ जाएं। वो सारे लोग जाकर बैठे थे जो काबीना में शामिल रहे थे। और फिर उसके बाद उन्होंने MRD की तारीख साज मूवमेंट चलाई थी। वो मामूली बात नहीं है कि जनरल ज़िया के दौर में इतनी बड़ी तारीख चली थी जिसने बाकायदा हिला दी थी, जनरल ज़िया के इक़्तिदार की चूल्हे हिला दी थी जी। लेकिन अगर आप सियासी दुश्मनी में चले जाते हैं, यानी ये क्या बात हुई कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखा, अब तो मेरे निशाने पर आ गए। ये खान साहब जब कह रहे थे मुझे अफसोस हो रहा था, क्यों, ये सियासी मुखालिफ हैं। आप ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के तहत जाएँ ना उसके पास, आप उनके खिलाफ जाएँ जी। आप अपने सियासी मुखालिफिन को अपना ज़ाती दुश्मन न बनाएं ना, फिर लोग क्या होता है अकेले रह जाते हैं। मुझे नवाज शरीफ का एक मैं बहुत उनकी तनकीद करता हूँ, एक काम बहुत अच्छा लगा था जब हादसा हुआ था और जनाब इमरान खान गिर गए थे, उससे लिफ्ट से गिरकर नीचे चले गए थे, और इंतखाब पिछले 2008 के इंतखाबात 2013 के इंतखाबात में तो नवाज शरीफ चल कर गए थे उनके घर पर और जाकर उनके घर पर जाकर उनकी खैरियत दरियाफ्त की थी। मेरे ख्याल में इस तरह का बड़ापन होना चाहिए, ये बड़ापन होना चाहिए। इस मौके पर सियासतदानों को ये कमेंट्स आने चाहिए कि जनाब ये ठीक हुआ या गलत हुआ है। वो तो जाहिर है हर मुखालिफ सियासतदान यही कहेगा ना, जो आप अपना किया भुगत रहे हो। कभी ये भी तो हो ना कि आप कानून के मेरिट पर बात करें और कहें कि जनाब ऐसा हो सकता है या ऐसा नहीं हो सकता। ज़ाहिर शाह साहब, आप समझते हैं कि अब वाकई वक्त आ गया कि अब सब चीज़ें इसको बंद करना चाहिए और एक नए सिरे से, एक नए चैप्टर से आगाज़ करना चाहिए, सियासतदानों को इंतकामी सियासत को तर्क करना होगा? देखिए मेरे ख्याल में सियासी माहौल के अंदर सियासी नारेबाजी करना और वाकई एक एक्सट्रीम तक आपस की दुश्मनियां ले जाना, ये मेरे ख्याल में वाकई ना जमहूरियत के लिए बेहतर है और ना इन सियासी लोगों के लिए। लेकिन एक बार फिर आप देखें कि हमने जैसे ही देखा कि PTI के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, अगर वो सिस्टम के अंदर से बाहर हुए, PTI बाहर हुई है, तो दोनों जो जमातें हैं PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी लीडरशिप का एक दूसरे के खिलाफ रवैया कैसे रहा है। मेरे ख्याल में फिर वही इल्जाम तराशी शुरू हुई है। लेकिन अगर ये इल्जाम तराशी रहती है सिर्फ सियासी जो स्ट्रगल है या जो इलेक्शन की एक कैंपेन है उसकी हद तक, तो फिर ठीक है। लेकिन अगर आप बाकी किसी के ईमा पर या किसी के कहने पर अपने मुखालफिन को निशाना बनाते हैं, ये एक बड़ा अहम पॉइंट है। और हम देख रहे हैं कि मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के रोल की जब बात की जाती है तो यही सियासी जमातें बाद में फिर कहती हैं कि हमने किसी के कहने पे ये कुछ किया। तो मेरे ख्याल में जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप वाकई पॉलिटिकल प्रोसेस और डेमोक्रेसी को इस मुल्क के अंदर वाकई जो है वो परवान चढ़ाना चाहते हैं तो आपने हकीकतन जो है उसके ऊपर काम करना होगा। ऐसा नहीं कि आप किसी भी रिमोट कंट्रोल के थ्रू जो है वो कंट्रोल होते रहे, आप वो मुखालिफ जो कि पहले हुकूमत में था आप उसे टारगेट करेंगे। और मेरे ख्याल में यही जमातें करती रही हैं। देखिए बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की स्टेटमेंट थी कि मैं तमाम सियासतदानों के साथ बैठ सकती हूँ लेकिन सिर्फ नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं बैठ सकती। आज बिल्कुल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने बात की है, लेकिन आप देखें कि जो PMLN की लीडरशिप और पीपल्स पार्टी की वो एक दूसरे को किस तरीके से टारगेट कर रही है। तो मेरे ख्याल में वाकई एक ऐसा कल्चर जरूर पॉलिटिकल कल्चर होना चाहिए इस मुल्क के अंदर कि आप होना चाहिए, लेकिन अभी उसके बाद जो है देखना कि ये कि सियासतदान इस पर अमल करते हैं या नहीं करते। एहतशाम साहब, प्रिसाइजली ऐसा हो सकता है, होगा क्या? आपको लगता है हमारे जो सियासतदान हैं उनका रवैया ऐसा है कि वो कभी इस बारे में सोचेंगे?
देखिए आमना, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी देखिए यही दो बड़ी पार्टियां जो थी एक ज़माने में, पीपल्स पार्टी, PMLN, वो जो 90s की दहाई का हम जिक्र करते हैं, पैथोलॉजिकल हेट्रेड, एक दूसरे के खिलाफ इतनी नफरत थी, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हुई। 58(2)B 2 दफ़ा इन्होंने ख़त्म की, सदर के इख्तियारात ख़त्म किए। फिर आप देख लें 2006 का लंदन में मार्कतुल आरा मिसाक़ जमहूरियत होता है, जिसमें फ़ैसला किया जाता है कि जी आज के बाद किसी डिक्टेटर का साथ नहीं देंगे, लेकिन सियासी मजबूरियाँ थी। मरहुमा बेनज़ीर साहबा उस वक्त कहा जाता है, कंडोलेज़ा राइस ने वो किताब लिखी अपनी, वो कहती हैं कि मैंने अपनी एम्बेसडर जो पाकिस्तान में थी उसको कहा था कि इतनी अहम डेवलपमेंट है हमारे लिए कि हम चाहते हैं सदर जो है ना मुशर्रफ हो, प्राइम मिनिस्टर मरहुमा बेनज़ीर साहबा हो, तो मुझे रात के 2 बजे भी तुम जगा देना। तो उस वक्त देखें वो सारा कुछ तय हुआ, लेकिन थोड़े दिनों बाद आप देख लें जब मरहुमा ज़हनी तौर पर तैयार होगी, नवाज शरीफ साहब से हट गई और वो आ गई पाकिस्तान में कि जी मैं बनूँगी, वो तो अल्लाह को प्यारी होगी। फिर आपने देखा जरदारी साहब बन गए जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई। फिर यही शहबाज शरीफ साहब और आमना चौधरी निसार अली खान ने 11 मुलाकातें की, 1-2 मुलाकातें बुरका पहन के भी की, जब जनरल कियानी को मिल के आए और कहा कि जरदारी साहब की हुकूमत को हटाया जाए। देखिए होने को तो सब कुछ हो सकता है। अभी वो जो मिसाल हम उठते बैठते देते हैं साउथ अफ्रीका की ट्रूथ एंड रिकन्सिलियेशन कमीशन की, वही बना लें, अपनी गलतियाँ दुरुस्त कर लें, आइंदा के लिए तय कर लें चीज़ें। कल जिस अंदाज से बिलावल साहब ने बड़ी सख्त बातें की थी, मुझे बड़ी हैरत हुई जब उन्होंने कहा, अगर जो बातें सही थी कि जी ये जरदारी साहब की ज़ुबान नवाज शरीफ साहब के ज़माने में काटी गई, उनको 11 साल जेल भेजा गया, अगर से जरदारी साहब ये माफ़ कर चुके हैं। और आपको वाक़या याद होगा सैफुर रहमान साहब का, जी डॉक्टर साहब, हाँ सैफुर रहमान साहब का वाक़या याद होगा, नैब चेयरमैन थे और वो भुट्टो वो वहाँ अपना गवाह हामिद मीर किस तरीके से पाँव में गिरे थे जरदारी साहब के। एहतशाम साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है और वही पाकिस्तान के मसाइल का हल है, और वो है ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन। जी ये अगर इस पे नहीं जाएंगे तो उम्मीद नहीं की जाती है। लेकिन एक बात यहाँ मैं कहता चलूँ कि ये बिलावल भुट्टो जो साहब ने जो तकरीर की है और जो उन्होंने कहा है कि सियासत में दुश्मनी की तरफ नहीं ले जाएं, ये वो शख्स कह रहा है जिसकी माँ को सियासत करते हुए कत्ल कर दिया गया। ये वो शख्स कह रहा है जिसके आपके नाना को गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर उसको फांसी दे दी गई, जिससे पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान का जो वजूद है, स्ट्रक्चर, वो काफ़ी डिस्टर्ब हुआ। और वो उसका नवासा और उनका बेटा आज खड़े होकर कह रहा है। देखिए इमरान खान साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब में ये सलाहियत ही नहीं है जो नज़र आई है कि वो मुफाहमत की सियासत करें। उन दोनों के अंदर जो चीज़ नज़र आई है वो नफ़रत हमेशा नज़र आई है। आप देख लें मियाँ नवाज शरीफ साहब के कितने बयानात हैं, मैं कोट करना चाहूँ तो कर दूँ। दूसरी तरफ इमरान खान साहब आए तो उन्होंने सियासत को दुश्मनी का महराज पे पहुँचा दिया, नफ़रतों। अब पाकिस्तान के अंदर सियासत और मुआशरत तब तकसीम हो चुकी है और इस तरह की नफ़रत पैदा हो चुकी है। इस मौके पर अगर बिलावल भुट्टो ये जुमला कह रहे हैं जिनका माजी ये मसलन उनको अगर देखा जाए तो किसकी ज़्यादा नुकसान हुआ है? क्या पंजाब के किसी लीडर्स का कोई नुकसान हुआ है? बताएं कौन है? या तो छोटे सूबे के लोगों को नुकसान हुआ है और उस सूबे का एक नुमाइंदा नए नौजवान लड़का ये कह रहा है कि सियासत को दुश्मनी पे ना ले जाएं, इख्तिता इस जगह ना ले जाएं जिससे नुकसान ना सिर्फ सियासी जमातों का होगा, जमहूरियत का होगा, बल्कि पाकिस्तान का होगा। और इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं नज़र आता कि पाकिस्तान की सियासी जमातें अव्वल तो ये जमहूरी सोच रखती ही नहीं है। कौन सी सियासी जमात है ज़रा बताइए जिनके अंदर जमहूरी सोच है? असल में अगर जमहूरियत है तो सबसे अहम तरीन जो जमहूरियत का बेस होता है वो लोकल गवर्नमेंट्स है, जो कि सियासी जमातों की हुकूमत में नहीं होता। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इनका इंट्रा पार्टी इलेक्शन फेक होता है, जिसकी बुनियाद पर मारूसी सियासत होती है। तो ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन जो है ये एहतशाम साहब ने बिल्कुल सही कहा है, वाहिद हल है, बिल्कुल वाहिद हल है। ये आपने हमारे पैनलिस्ट की इसलिए जिस तरह से हम इंतखाबात की बात कर रहे हैं और जो सियासी बयानबाजी भी इस पर जारी है, इसी तरह से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन की सूरत हाल में सिक्योरिटी मसाइल भी कुछ सामने आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के हल्का ने 8 बाजोड़
खैबर पख्तूनख्वा की नशिस्तों PK-22 और PK-91 पर इलेक्शन मुलतवी कर दी है। बाजोड़ में आज नामालूम अफराद की फायरिंग से NA-8 और PK-22 से आज़ाद उम्मीदवार जाँ भाग हो गए हैं। अभी 8 फरवरी का दिन आया नहीं है और नाखुशगवार वाक़यात हम देख रहे हैं। ऐसी ही सूरत हाल में हम कराची की में भी ये सूरत हाल देख रहे हैं, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ भी कर रही हैं। यहाँ पर भी फायरिंग के कुछ वाक़यात आए जिसमें कुछ हलाकतें भी रिपोर्ट हुई। तो इस सारी सूरत हाल में सवाल अब ये पैदा होता है कि कराची में सियासी जमातों के दरमियान जो बढ़ते हुए तसादुम है और ओवरऑल जो हम मुल्क में देख रहे हैं, इसमें इलेक्शन सिक्योरिटी कैसे यकीनी बनाई जा सकेगी, ये सवाल लेकर मैं बढ़ूंगी अपने पैनलिस्ट की जानिब। मैं आगाज़ करूंगी एहतशाम साहब से। एहतशाम साहब कैसे देख रहे हैं आप ये? देखिए, बाजोड़ का तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और वो साथ जो बाकी फॉर्मर एजेंसीज हैं वहाँ पे भी सूरत हाल को इतनी अच्छी नहीं है। अब देखना तो यही है कि फ़ौज 3.25 लाख फ़ौज गई है, इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज FC और बाकी लोग भी वहाँ पे हैं। इसके बावजूद अगर वहाँ पे हालात ठीक नहीं है तो ये मेरा ख्याल है ये डेफिनेटली मुलतवी हो गए। कब तक होंगे नहीं होंगे फिर एक नया मसला हो जाएगा। मुझे ज़्यादा फ़िक्र है आमना जो कराची में हो रहा है। कराची में आप देख लें, मुस्तफ़ा कमाल साहब का सख्त बयान आया है कि जो उनका एक कारकुन शहीद हुआ, उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसका हम बदला लेंगे, इसको हम ऐसे जाने नहीं देंगे, अन नोटिस नहीं जाएगा। उधर से सईद गनी साहब का भी इस तरह सख्त बयान आया। देखिए, दो बड़ी पार्टी कराची की जो एक मुद्दत से हुकूमत में है, साथ बैठती रही हैं, मिल के हुकूमतें भी करती रही हैं, अब एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रही हैं कि जी 10-15 साल से पीपल्स पार्टी बैठी, उसने कुछ नहीं किया। वो कहते हैं जी मेयरशिप तो आपके पास रही है, बल्दियाती सारे मामलात आपके हाथ में थे, MQM आपने कुछ नहीं किया। सियासी बयानबाजी की हद तक तो चले ठीक है, आमना समझ आती है कि आप इलेक्शन को देखते हुए बयान दे सकते हैं। और जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था अपने बिलावल साहब के बारे में, कभी देखें ऐसा कुछ कर लें कि कल कोई फॉल बैक करना पड़े, हुकूमत में बैठना पड़े, तो फिर आपको शर्मिंदगी ना हो कि आपने कैसे बयान दिए। तो यही है, कल फिर यही बैठेंगे सारे मिल के। इन्होंने कोलिशन बना के हुकूमतें सूबों में भी बनानी है, यहाँ पे भी बनानी है। ये आपको मेरे दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन असल बात यह है कि ये वायलेंस उस हद तक नहीं चले जाना चाहिए कि लोगों की शहादतें हों, लोग बेगुनाह मारे जाएं, उससे मामलात बड़े ख़राब होते हैं। तो हमेशा हमने यही देखा है, जो मुल्क दुश्मन अनासर होते हैं, हमने वो ये चाह रहे होते हैं कि ऐसे मौकों पे कुछ 2-4 लाशें गिर जाएं। बिल्कुल सही, गिर जाएंगी तो उनका मैदान साफ हो जाएगा। ये PNA की तारीख में लगारी साहब को याद होगा, यही हुआ था। लगारी साहब, हम कराची में देख रहे हैं खास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का ये इशू बहुत ही ज्यादा इस वक्त इन दोनों के दरमियान हमेशा महाजाराई भी रही है और हमेशा एक दूसरे के साथ भी रहे हैं। 1988 में जब जनरल ज़िया-उल हक के बाद जमहूरियत बहाल हुई है तो ये दोनों इक़्तिदार में साथ थे, और उसके बाद जब भी पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रही है, कमोबेश 1993 से 1996 का ज़माना छोड़कर 3 साल ये छोड़कर, बाकी जब भी पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रही है, MQM भी उनके साथ रही है इक़्तिदार में, और PMLN के साथ भी इक़्तिदार में रही है। मेरे ख्याल में कि ये अगर ये तर्ज़ अमल अगर वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए या वोटर के अंदर एक जोश जज्बा पैदा करने के लिए है कि आप बयानबाजी, तो ठीक है, बयानबाजी तो होती रहती है, आप सख्त बयान भी देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ होता है, लेकिन हथियार उठाना जो है किसी सूरत में भी ये मुनासिब नहीं है। इसलिए कि ट्रैक रिकॉर्ड जो है, जब भी कराची में बदअमनी होती है, जब भी कोई कराची में खूनरेज़ी होती है, तो उसका नुकसान अहले कराची को ही होता है, यहाँ के शहर के लोगों को ही होता है। हमें अफसोस है कि तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी जो कराची में रहते हैं मुतासर हो चुके हैं सर। और माजरत के साथ बड़ी वक्त की बहुत कमी है, तो मुख्तसरन मैं चाहूँगी कि अपने पैनलिस्ट की इस पर राय लूँ, क्योंकि क्लोजिंग का टाइम भी करीब है। डॉक्टर साहब, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर मौजूदा इलेक्शंस के हवाले से जो ख़बरें हैं, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, जो ख़ुद सियासी जमातें भी इस बारे में इस चीज़ की वजाहत कर रही हैं कि 2 सूबा KPK और सूबा बलूचिस्तान जो है, जहाँ पर बड़ी थ्रेट्स हैं, न सिर्फ लीडरशिप को थ्रेट्स है बल्कि जलसे और जुलूस भी नहीं कर पा रहे हैं। और अभी जो वाक़या हुआ है बाजौड़ पे, और एक आज़ाद उम्मीदवार तो हैं लेकिन उसको PTI की सपोर्ट हासिल थी, और जिस तरह से कत्ल हुआ है, ज़ाहिर है ये जितना भी इसके ऊपर अफसोस किया जाए। अब रही बात जो आपने, क्योंकि वक्त की कमी है, कराची पे आ जाएं, तो कराची का अगर माजी आप देखें तो अच्छे हालात नहीं हैं। अगर यही 2 सियासी जमातें, यहाँ NP भी थी, इनके दरमियान जब क्लैश हुआ था तो कराची को कितना नुकसान, पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ था, कितनी लाशें गिरी थी, कितनी लोग जो है ना वो मारे गए थे। तो अब सूरत हाल कहने का ये है कि अगर सियासी जमातों
कि जो इस वक्त इस तरह की स्टेटमेंट है और इस तरह की हालात है, अगर ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं, नो डाउट पाकिस्तान के दुश्मन तो हर लम्हे ये इंतज़ार में होते हैं कि इंटरनली पाकिस्तान में कोई ऐसा वाक़या हो जिसका वो फ़ायदा उठाएं, लेकिन देखना ये है कि सियासी जमातें अपनी कितनी जिम्मेदारी पूरी कर रही हैं इस सिलसिले में। सिक्योरिटी फोर्सेस तो इंगेज है, ईरान पे इंगेज है, अफगानिस्तान पे इंगेज है, इंडिया पे इंगेज है, और इंटरनल आप 3 लाख फौज मांग रहे हैं, इंगेज है सर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।